प्रिय विद्यार्थियों, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास 1200 से 1760 ईस्वी तक इकाई 2 में भारत पर तैमूर का आक्रमण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तैमूर का परिचय। 1398-99 ईस्वी में भारत पर तैमूर का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर एक घातक प्रहार था। उसका जन्म 9 अप्रैल 1336 ईस्वी को समरकंद से 40 मील दक्षिण की ओर स्थित सब्जवार नामक कस्बे में हुआ था। उसका पिता अमीर तुर्गई बरलास जाति की गुर्गा शाखा का एक प्रमुख था। बचपन में उसे उसके परबाबा के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई। 1361 ईस्वी में पिता की मृत्यु के कारण उसे अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। इस समय वह 25 वर्ष का था। इसी दौरान सिस्तान की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए 1363 ईस्वी में पैर में तीर लगने से वह लंगड़ा हो गया और इसी कारण इतिहास में उसे तैमूर लंग के नाम से प्रसिद्धि मिली। 7 वर्ष तक इधर उधर भटकने के बाद अंततः वह ट्रांस आक्सियाना पर पुनः अधिकार कर पाने में सफल हुआ और 9 अप्रैल 1370 ईस्वी को वह अपने पैतृक सिंहासन पर आसीन हुआ। इर्स्किन ने लिखा है कि इसके बाद के अगले 40 वर्षों में उसे किसी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। तैमूर के भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारण। संपूर्ण मध्य एशिया पर अपना अधिकार जमा लेने के पश्चात तैमूर के मन में विश्व विजय की लालसा जागृत होना स्वाभाविक ही था। तदनुसार उसने 1397 ईस्वी में अपने पौत्र पीर मोहम्मद, जो उस समय केवल 15 वर्ष का युवक था, काबुल, गजनी और कंधार आदि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं से लगे प्रदेश सुपुर्द किए और भारत में प्रवेश करने के लिए भेजा। सिंधु नदी पार करके पीर मोहम्मद ने उच्च को रौंदा और उस पर अधिकार करता हुआ मुल्तान की ओर बढ़ा। मुल्तान में उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी सूचना उसने तैमूर को भेजी। परिणामस्वरूप अपने पौत्र की सहायता देने के लिए तैमूर ने स्वयं भारत की ओर चलने का निश्चय किया। यह परिस्थितियाँ थी जिसमें तैमूर ने भारत आक्रमण का निश्चय किया। यद्यपि तैमूर के विषय में लिखने वाले इतिहासकारों ने उसके आक्रमणों को गरिमा प्रदान करने के लिए उसमें और बहुत सारे कारण जोड़ दिए और यह बताने का प्रयास किया कि उसका निर्णय भारत की अतुलित संपदा प्राप्त करने के अतिरिक्त काफिरों और मूर्ति पूजकों को नष्ट करने की भावना से प्रेरित था। वस्तुतः उसके आक्रमण का प्रमुख कारण वही था जो सिकंदर के आक्रमण का था और उसकी आकांक्षा को जागृत करने में दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान महमूद की अयोग्यता एवं अलोकप्रियता के संबंध में मिलने वाली सूचनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तैमूर पर भारत का आक्रमण। अप्रैल 1398 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर तैमूर समरकंद से चला और सिंध, झेलम तथा रावी को पार करता हुआ मुल्तान के उत्तर पूर्व में 70 मील की दूरी पर स्थित तलम्बा आ पहुंचा। उसने तलम्बा को लूटा और वहां के लोगों की या तो हत्या कर दी या उनको दास बना लिया। मार्ग में जगह जगह हत्याकांड मचाता हुआ और विभिन्न स्थानों पर अपना अधिकार करता हुआ वह दिल्ली की ओर बढ़ा। दिसंबर में दिल्ली के निकट तुगलकपुर तक पहुंच गया। याह्या बिन अहमद ने अपनी पुस्तक तारीख मुबारकशाही में उस आतंक का वर्णन किया है जो तैमूर के यहाँ पहुँचने पर जनता में मच गया। सुल्तान महमूद और उसके प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल ने उसका मुकाबला करने का
निश्चय किया। 16 दिसंबर को एक विशाल सेना के साथ तैमूर के समक्ष आ डटे, परंतु प्रारंभ में ही तैमूर की सेनाओं ने दिल्ली की सेनाओं के विभिन्न अंगों पर प्रहार करके सेना को सब ओर से उलझा दिया। युद्ध शाम तक चलता रहा। अंततः युद्ध की भयंकरता के कारण महमूद के बहुत सारे सैनिक हताश और निराश होकर भागने लगे। इससे सेना में भगदड़ मच गई। रात होते होते सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और मल्लू इकबाल भी किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से बचाते निकले और दिल्ली के किले में जाकर शरण ली और उसके दरवाजे बंद कर लिए। दोनों ने रात्रि में विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि तैमूर भारत में अधिक समय रुकेगा नहीं और शीघ्र लौट जाएगा, इसलिए उससे संघर्ष करना उचित नहीं है। परिणाम स्वरूप दोनों किला छोड़कर निकल पड़े। नासिरुद्दीन महमूद गुजरात की ओर भाग गया और मल्लू इकबाल बरन की ओर। तैमूर ने उनका पीछा भी किया परंतु पकड़ ना सका। तैमूर का दिल्ली में प्रवेश। अगली सुबह 17 दिसंबर को विजेता तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और अपना दरबार लगाया, जहां पर उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। उसकी सफलता में जिन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनको उपाधियां एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। तैमूर के आक्रमण के प्रमुख शहरों में उसकी हिंदुस्तान विजय की सूचना भेजी गई। दिल्ली शहर की दीवारों पर विजेता तैमूर का झंडा फहराया गया और ढोल बजाए गए। दिल्ली की लूट। दिन भर विजयी सेना के सैनिक शहर में जत्थे बनाकर विभिन्न कारणों से इधर उधर घूमते रहे, परंतु अब तभी एक मिठाई की दुकान पर कुछ सैनिक उपद्रव करने लगे और दुकान को लूट लिया। धीरे धीरे ये छोटी सी घटना हत्याकांड में बदल गई। अगले 2 दिनों तक दिल्ली में लूट और हत्याकांड का तांडव मचा रहा। अंततः अगले दिन 21 दिसंबर को जनता के प्रतिरोध से क्रुद्ध होकर तैमूर ने अपने सेनापतियों को जामा मस्जिद में शरण लिए हुए लोगों की हत्या का आदेश दिया। यद्यपि बाद में इस सब के लिए अपना कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। भारतवर्ष से वापसी। लगभग 15 दिन तक लूटपाट, हत्याकांड और आतंक मचाने के बाद 31 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर वापस चल पड़ा। मार्ग में पड़ने वाले राज्य उसके समक्ष समर्पण करते गए। 4 जनवरी 1399 ईस्वी को वह मेरठ पहुंचा। यहाँ के सूबेदार मलिक इलियास अफगान ने प्रतिरोध किया परंतु परास्त हुआ। इसके बाद वह फिर आगे चला और फिर आतंक मचाता हुआ रात्रि में तुगलकपुर पहुंचा। मार्ग में यद्यपि मुबारक खां और शेख खां खोखर जैसे लोगों ने तैमूर से मुकाबला करने का प्रयास किया, लेकिन सब परास्त हुए। इसके बाद वो हरिद्वार पहुंचा। यहाँ भी उसने हिंदू सेनाओं को परास्त किया, परंतु हरिद्वार में उसको सफलता बड़ी कठिनाई से मिली। इसी के बाद उसने भारतवर्ष को छोड़कर चले जाने का निश्चय किया। इस समय एक और देश में भुखमरी फैल रही थी और दूसरी ओर उसके पुत्र एवं समस्त अधिकारी लूटपाट और रक्तपात से ऊब चुके थे एवं वापस जाना चाहते थे। तैमूर की आयु भी 63 वर्ष की हो चुकी थी, परंतु उसकी वापसी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था उसे अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों से होने वाली गड़बड़ी की सूचना मिलना। ऐसी परिस्थितियों में उसने वापस लौटना ही श्रेष्ठ कर समझा, परंतु रास्ते भर लूटपाट करने एवं हत्या करने से वह अभी भी बाज नहीं आया। इस प्रकार आतंक मचाता हुआ तैमूर नगरकोट, शिवालिक, कश्मीर से होता हुआ समरकंद पहुंचा। लगभग 5 वर्ष बाद मार्च 1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। संभवतः किसी अन्य आक्रमणकारी ने भारत में न तो इतना कत्लेआम किया था और न ही इतनी क्षति पहुंचाई थी जितनी कि उसने पहुंचाई। तैमूर के आक्रमण के प्रभाव। तैमूर के आक्रमण के भारतीय इतिहास पर
दूरगामी प्रभाव पड़े। यह केवल जन एवं धन की हानि नहीं थी, वरना राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण परिणाम हुए। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि यद्यपि विजेता को तो कुछ प्राप्ति नहीं हुई, परंतु पराजित का सब कुछ लूट गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से तैमूर के आक्रमण ने अव्यवस्था एवं अराजकता को जन्म दिया। उसके जाने के बाद भारत अगले काफ़ी समय तक अव्यवस्थित ही रहा। वे राज्य जो पहले ही दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे, अब उन्हें स्वतंत्र होने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि दिल्ली सल्तनत जो तैमूर के आक्रमण से पहले ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी, अब सिकुड़कर राजधानी तथा उसके आसपास के कुछ जिलों तक सीमित एक छोटा सा राज्य रह गई। तुगलक वंश जो मोहम्मद बिन तुगलक के कमज़ोर और अयोग्य उत्तराधिकारियों के शासन से पहले ही लड़खड़ा रहा था, अब ढह कर गिर पड़ा। अव्यवस्था का लाभ उठाकर कुटिल अमीरों ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए और अंततः तुगलक वंश का अंत करके खिजर खां के नेतृत्व में एक नवीन वंश की नींव डालने में सफल हुए। तैमूर के आक्रमण के दुष्प्रभावों के साथ इतिहासकारों ने एक लाभ की ओर भी संकेत किया है। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि उस संकट की घड़ी में देश की हिंदू और मुसलमान दोनों जनता ने आपसी सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया कि भारतीय किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के समक्ष अपनी आपसी फूट के कारण असंगठित होकर बंट जाने तथा शत्रु का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु तैमूर के विरुद्ध संगठित होकर उन्होंने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि तुलम्ब, अजोधा, दीपालपुर, भटनेर, मेरठ एवं दिल्ली जहाँ कहीं भी वह गया, हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर उसका प्रतिरोध किया। वस्तुतः तुगलक वंश एवं दिल्ली सल्तनत की प्रक्रिया को तीव्र करने में तैमूर के आक्रमण की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने भारत पर तैमूर के आक्रमण एवं उसके कारण और तैमूर के आक्रमणों के क्या प्रभाव पड़े उसका विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।